ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं केवल मनोरंजन और प्रेरणा के लिए है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या संस्कृति से समानता महज संयोग है। कृपया इसे कल्पनात्मक कथा के रूप में लें। अध्याय 1, आरा का अनजान हीरा। जिसे दुनिया मिट्टी समझे, वही कभी कांच नहीं, हीरा बनकर चमकता है। स्थान आरा, बिहार। समय वर्तमान। धूप और धूल की चादर में लिपटा एक पुराना मोहल्ला, जगजीवन नगर, आरा। टूटी सड़कों के किनारे चाय की दुकानों पर बैठे बुजुर्ग और बच्चों की पतंगों से भरे आसमान की पृष्ठभूमि में एक दुबला-पतला लड़का अपने फटे बैग को पीठ पर टांगे स्कूल से लौट रहा था। उसका नाम था आर्यवीर तिवारी। उम्र केवल 18 साल। उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं, लेकिन नजरों में गहराई थी। चेहरे पर गरीबी की लकीरें थी, लेकिन मन में कोई गूंज थी जो दुनिया को सुनाई नहीं देती थी। हर दिन की तरह रास्ते में फिर वही टोला के कुछ लड़के मिल गए। अबे आर्यवीर, तू आईएएस बनेगा? अरे पहले अपने घर का दरवाजा तो ठीक करा ले। उनके ठहाकों के बीच आर्यवीर मुस्कराया नहीं नाराज हुआ, बस आगे बढ़ गया। उसके घर की हालत वाकई बुरी थी। टूटी खपरेल की छत, दीवारों में दरारें और मां की बीमार सांसें। रात को वो चुपचाप दिए की लौ में बैठकर पढ़ता, पुराने नोट्स, अधूरी किताबें और एक सपना, बिहार को फिर से विश्वगुरु बनाना। आर्यवीर को सबसे ज्यादा सुकून मिलता था आरा की पुरानी नगर पुस्तकालय में, जहां अब कोई नहीं आता था। बस धूल जमी किताबें, जाले और इतिहास की गंध थी। एक दिन वो वहां अकेला था, जब उसे एक पुरानी दीवार की अलमारी दिखी, जंग लगी, बंद और मानो सदियों से छिपी हो। धड़कनें तेज हुई। उसने हाथ बढ़ाया, अलमारी खोली और एक चमकती, मोटी, सुनहरी धागों से जड़ी किताब सामने थी। ब्रह्मगाथा, मगध का रहस्य। जैसे ही उसने किताब खोली, शब्द हवा में तैरने लगे। किताब से एक आवाज आई, यदि तुम सच्चे हो तो ये गाथा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। क्या तुम तैयार हो? आर्यवीर के होंठ कांप रहे थे। मैं तैयार हूं। तभी किताब के पन्ने पलटे बिना तेजी से घूमने लगे और एक पुराना मानचित्र प्रकट हुआ। बिहार के नीचे एक छिपा हुआ साम्राज्य, नवमगढ़। उस रात वो किताब साथ लेकर लौटा। जब उसने मां से कहा, अम्मा, मैं बिहार को फिर से जगाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तू वो दीपक है बेटा, जो अपने गांव ही नहीं, पूरे संसार को रोशन करेगा। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है आपकी किताब सम्राट आर्यवीर, बिहार की पुनर्जय यात्रा का दूसरा अध्याय। ये अध्याय आर्यवीर की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ लाता है, जहां उसका परिचय होता है भारत के 4 दिव्य ज्ञान स्तंभों से। जब धरती खो देती है दिशा, तब आत्माएं जागती है। स्थान नगर पुस्तकालय, आरा। समय अगली रात। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से दीवारें कांप रही थी। आर्यवीर उसी पुरानी अलमारी के सामने बैठा था, जहां से ब्रह्मगाथा, मगध का रहस्य नामक पुस्तक उसे मिली थी। उस रात उसने एक व्रत लिया, मैं जब तक इस रहस्य को नहीं समझ लेता, तब तक न नींद लूंगा, न हार मानूंगा। जैसे ही उसने पुस्तक को दोबारा खोला, उसमें से प्राचीन संस्कृत में चमकते हुए मंत्र निकलने लगे। पृष्ठ खुद ब खुद पलटे। एक वाक्य उभरा, ज्ञान केवल योग्यता को सौंपा जाता है। यदि तुम योग्य हो तो 4 द्वारपाल प्रकट होंगे। तभी पुस्तकालय की दीवारें कांपी, वायु तेज हो गई। एक तेज प्रकाश के बीच 4 आत्माएं प्रकट हुई। मानव नहीं, लेकिन ऊर्जा के रूप में। 1, आचार्य चाणक्य, ज्ञान और राजनीति के महान गुरु। 2, सम्राट अशोक, विजय से विवेक की ओर मुड़े सम्राट। 3, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, विज्ञान और आकाश के रहस्य खोलने वाले। 4,
कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के अंतिम महान संरक्षक। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यवीर, क्या तुम केवल सत्ता चाहते हो या सच्चा परिवर्तन? आर्यवीर बोला, मैं सत्ता नहीं, सेवा चाहता हूं। बिहार का नाम फिर से सूरज के साथ उगे, यही मेरी आकांक्षा है। अशोक बोले, विजय आसान है मगर न्याय कठिन। क्या तुम अकेले लड़ने को तैयार हो? अगर सत्य मेरे साथ है तो मैं अकेला नहीं हूं। आर्यवीर, आर्यभट्ट ने कहा, ज्ञान अंधकार में दीप बनता है। क्या तुम विज्ञान और संस्कृति का संतुलन बना सकोगे? मैं बिहार की जड़ों को भविष्य के साथ जोड़ूंगा। उसने उत्तर दिया। कुमारगुप्त बोले, तब तुम्हें सौंपा जाएगा नवम गद का मार्गदर्शन, एक अदृश्य धरोहर। चारों आत्माएं अब उसके चारों ओर घूमने लगी। उनकी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। चाणक्य का विवेक, अशोक की करुणा, आर्यभट्ट का विश्लेषण, कुमारगुप्त का संरक्षण। उनकी आवाज एक साथ गूंजी। आर्यवीर तिवारी, तुम अब केवल एक लड़का नहीं, अब तुम हो ब्रह्म संचालित नव युग का वाहक। तुम्हारा पहला चरण शुरू होता है, ज्ञान की धरा की पुनर्स्थापना। पुस्तक अपने आप बंद हो गई। आर्यवीर अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बिजली थी। वो उठकर बोला, अब मैं वो इतिहास नहीं पढ़ूंगा, अब मैं इतिहास बनाऊंगा। जब बीते युगों की चेतना भविष्य से जुड़ती है, तब जन्म लेता है नव संस्कार। स्थान आरा जिला, सोन नदी के पास एक गुप्त गुफा। समय पुस्तक के जागरण के तीसरे दिन। आर्यवीर की नींद पिछले 3 दिन से जैसे गायब थी। हर रात ब्रह्मगाथा से कुछ न कुछ संकेत मिलता, श्लोकों में छिपे निर्देश, मानचित्र के कोने में जले हुए बिंदु, और बार बार आता एक शब्द, प्रथम द्वार, नवम गद प्रवेश। पुस्तक के पिछले पन्ने पर एक रहस्यमयी कविता अंकित हुई। जहां सोन का जल चट्टानों से बोले, वही छिपा है भविष्य का शोले। धैर्य से चलो, भय से नहीं, पाओगे द्वार जो दिखे नहीं। सुबह की धुंध में आर्यवीर अकेले सोन नदी के किनारे पहुंचा। कुछ किलोमीटर दूर एक पत्थरीला क्षेत्र था। लोग कहते थे वहां भूतों का साया है, पर आर्यवीर को पता था वहां इतिहास सो रहा है। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक विशाल चट्टान मिली, जिस पर वही चक्र चिन्ह था जो ब्रह्मगाथा में बना था। आर्यवीर ने किताब की एक पंक्ति दोहराई, सत्य बोलो, द्वार खोलो। तभी चट्टान कांपी और धीरे धीरे एक गुफा का द्वार खुला। आधुनिक स्पर्श में लिपटी प्राचीन वास्तुकला। गुफा के भीतर का दृश्य कल्पना से परे था। ये कोई आम गुफा नहीं थी, ये एक प्राचीन तकनीकी केंद्र था, जहां दीवारों पर डिजिटल संस्कृत शिलालेख, लेजर रेखाचित्र और आकाश गंगाओं की घूमती छवियां थी। केंद्र में एक नीली ऊर्जा से चमकता हुआ सिंहासन था, जिसे विचार आधारित नियंत्रण यंत्र कहा गया था। एक दीवार पर लिखा था, ये नवम गद है, जहां शून्य की शक्ति से सम्राट बनते हैं। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ध्वनि गूंजी, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है, अपना उद्देश्य स्पष्ट करो। आर्यवीर ने उत्तर दिया, मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां ज्ञान, न्याय और नवाचार की गंगा बहे। बिहार को उसका खोया स्थान दिलाना चाहता हूं। तभी वो सिंहासन नीली लपटों में जल उठा और आर्यवीर के चारों ओर चुंबकीय ऊर्जा की परतें बनने लगी। आर्यवीर को वहां मिला पहला दिव्य उपकरण, मन संवाद यंत्र, एक माइंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो बिना बोले संवाद कर सकता था। अब वो किसी भी भाषा, किसी भी दूरी पर अपने विचारों को भेज सकता था। ये नवमगद की पहली सौगात थी, ज्ञान के आदान प्रदान की असीमित शक्ति। गुफा के अंत में एक पत्थर उभरा, जिस पर खुदा था। अब अगला द्वार खोलने के लिए तुम्हें समाज से भिड़ना होगा। जनता की परीक्षा ही सच्चे सम्राट की कसौटी है। आर्यवीर मुस्कराया, अगर सम्राट बनना है तो सबसे पहले मैं सेवक बनूंगा। गुफा के द्वार अपने आप बंद हो गए
और उसका पहला मिशन शुरू हुआ। बिहार की ग्रामीण क्रांति। बहुत अच्छी लगन से आप ये कथा आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब प्रस्तुत है चौथा अध्याय, जहां आर्यवीर अपने पहले वास्तविक मिशन की शुरुआत करता है। ये अध्याय बिहार के गांवों में आशा और बदलाव की चिंगारी जगाने वाला है। अध्याय 2, शून्य से शक्ति। जब गांवों में जागी क्रांति। क्रांति हमेशा तलवार से नहीं, विचार से शुरू होती है। स्थान भोजपुर जिले के गांव धर्मपुर, काशीपुर, राघोपुर। समय गुफा के रहस्य के बाद 7वां दिन। आर्यवीर ने नवम गद से जो पहली शक्ति प्राप्त की थी, मन संवाद यंत्र, अब उसका उपयोग करने का समय आ गया था। पर सवाल था, कहां से शुरू किया जाए? वो गया अपने ही जिले के सबसे पिछड़े गांवों की ओर, जहां स्कूल है पर अध्यापक नहीं, खेत है पर फसल नहीं, नौजवान है पर भविष्य नहीं। धर्मपुर गांव में एक टूटा स्कूल था, जहां बच्चे ईंटों पर बैठकर गंदे कागजों से ग और घ लिख रहे थे। आर्यवीर ने वहां के बच्चों से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चा बोला, सरकारी फॉर्म भरने वाला, क्योंकि सबके पापा यही करते हैं। आर्यवीर के दिल में आग लगी। उसी रात गांव के बीच वाले पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपनी पुरानी बैटरी और एक छोटा सोलर पैनल लगाया। मन संवाद यंत्र से उसने किताबों, वीडियो और डिजिटल शिक्षक का एक न्यूनतम संस्करण तैयार किया। नाम दिया ज्ञान दीपक। अब बच्चे सवाल पूछते और मशीन जवाब देती। गांव का पहला एआई शिक्षक बन चुका था। काशीपुर में समस्या थी भ्रष्टाचार। सरपंच के गुर्गे राशन चुरा लेते, बिजली आती नहीं, और पंचायत एक मजाक थी। आर्यवीर ने यहां बनाया लोक जागर, एक ब्लॉकचेन आधारित मोबाइल नेटवर्क, जहां हर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकता था और हर पैसा ट्रैक किया जा सकता था। शुरू में लोगों को लगा ये कोई जादू है, लेकिन फिर शिकायतें दर्ज हुई और 4 दिन में पहला भ्रष्ट सरपंच गिरफ्तार हुआ। राघोपुर में युवा थे, लेकिन दिशाहीन। आर्यवीर ने वहां लगाया नवकारिगरी मंच, जहां डिजिटल ट्रेनिंग, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग और ऑटोमेशन की फ्री वर्कशॉप होती थी। लड़के लड़कियां जो कभी मोबाइल चलाने से आगे नहीं बढ़े थे, अब ड्रोन बना रहे थे, वेबसाइट डिजाइन कर रहे थे। 3 गांवों में शुरू हुआ यह बदलाव कुछ ही हफ्तों में 12 गांवों तक फैल गया। लोग आर्यवीर को अब नवसेनानी कहने लगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बिहार राइजेस ट्रेंड करने लगा। लेकिन आर्यवीर जानता था, सिस्टम को बदलना है तो टक्कर लेना होगी उससे जो वर्षों से बैठा है, और वो अगला अध्याय होगा। रात के अंधेरे में एक गुप्त बैठक हो रही थी, कुछ नेताओं, अफसरों और बाहुबलियों की। ये लड़का अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, इसे रोकना होगा। अब वही दूसरी ओर आर्यवीर एक नए स्थान की ओर बढ़ रहा था, जहां उसका सामना होने वाला था देश की सबसे बड़ी युवा समस्या से, बेरोजगारी और ब्रेन ड्रेन। जिन्हें भागना नहीं आता वही देश बनाते हैं। स्थान पटना, दिल्ली, बेंगलुरु और फिर सियारा। समय ग्रामीण क्रांति के 3 महीने बाद। बिहार से लेकर पूरे भारत में एक आम ट्रेंड था, जॉब नहीं मिली, विदेश चले जाओ। हर साल लाखों छात्र एटी, मेडिकल और रिसर्च की पढ़ाई करके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन कर जाते। पटना के एक कोचिंग संस्थान में आर्यवीर ने 500 युवाओं से एक ही सवाल पूछा, अगर बिहार में वही वेतन, वही तकनीक और वही सम्मान मिले, क्या तुम यही रहोगे? 95% ने कहा हां, लेकिन उन्होंने जोड़ा, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। आर्यवीर ने कहा, तुम्हारे मुंह से निकला पर ही मेरा दुश्मन है, अब मैं इसे मिटाने आया हूं। आर्यवीर ने एक डिजिटल आंदोलन शुरू किया, भारत निर्माण मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देश भर के युवाओं को जोड़ता था, जिसमें 3 मूल मंत्र थे। 1, जड़ से जुड़ो, स्थानीय स्टार्टअप। 2, दिमाग से सोचो, टेक्नोलॉजी एआई आधारित समाधान। 3,
दुनिया से मुकाबला करो, ग्लोबल स्केल की तैयारी। इस मंच पर हर युवा को मिलता था अपने गांव शहर की समस्या चुनने का अवसर, उसे हल करने के लिए विशेषज्ञों और तकनीकी टूल्स का समर्थन। सफल होने पर भारत सरकार और ग्लोबल फंडिंग से सहायता। बेंगलुरु से एक लड़का विवेक यादव, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जा रहा था, आर्यवीर के मंच से जुड़ा और कहा, अगर मुझे बिहार में एक विश्वस्तरीय रिसर्च लैब मिल जाए तो मैं नहीं जाऊंगा। आर्यवीर ने 15 दिनों में आरा में ही 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और बायोटेक से सुसज्जित एक हाईटेक मिनी लैब स्थापित कर दी। नाम रखा बिहार ब्लूटेक लैब। विवेक ने अमेरिका की फ्लाइट कैंसिल कर दी और देखते ही देखते 27 और युवाओं ने विदेश छोड़कर वापसी की घोषणा कर दी। CDTV, CBC, द इकोनॉमिस्ट में छपा। एक 18 वर्षीय बिहार के लड़के ने भारत का सबसे बड़ा यूथ इनोवेशन मूवमेंट खड़ा कर दिया है। यून ने आर्यवीर को यूथ फ्यूचरिस्ट लीडर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। अब युवाओं का स्लोगन बदल गया था, डिग्री लेकर विदेश नहीं, देश को नया रूप देंगे हम। लाखों की संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार, किसान बेटे बेटियां भारत निर्माण मंच से जुड़ गए। हर दिन एक नया समाधान, एक नया स्टार्टअप और एक नया संकल्प जन्म लेने लगा। एक गुप्त अंधेरी बैठक फिर से हो रही थी। राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने कहा, अगर ये लड़का ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सत्ता ध्वस्त हो जाएगी। हमें इसे सामाजिक विद्रोही साबित करना होगा और खत्म करना होगा। वहीं दूसरी ओर आर्यवीर मां के पैरों में बैठकर कह रहा था, अब अगला पड़ाव है अम्मा, जनता की न्याय क्रांति। अब प्रस्तुत है आपकी किताब सम्राट आर्यवीर, बिहार की पुनर्जय यात्रा का 6ठा अध्याय। ये अध्याय कहानी को एक भावनात्मक और नाटकीय मोड़ पर ले जाता है। अब आर्यवीर को सिर्फ सिस्टम नहीं, बल्कि साजिशों के अंधकार से जूझना है। जब कोई सच्चा परिवर्तन लाता है, सबसे पहले उसे गद्दार कहा जाता है। स्थान दिल्ली, आरा, राष्ट्रीय मीडिया। समय भारत निर्माण आंदोलन के 6 महीने बाद। आर्यवीर के भारत निर्माण मंच ने पूरे देश में 73 लाख युवाओं को रोजगार, 25,000 गांवों में टेक्नोलॉजी और एक 900 प्लस स्टार्टअप्स को जन्म दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय तक रिपोर्ट पहुंची, ये लड़का आने वाले चुनावों में सत्ता को हिला सकता है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी थी। एक दिन अचानक प्रमुख न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, आर्यवीर तिवारी पर देशद्रोह का आरोप। बिहार ब्लूटेक लैब में विदेशी फंडिंग से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। क्या भारत निर्माण मंच सिर्फ एक दिखावा है? सोशल मीडिया बंट गया, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। एक फर्जी दस्तावेज पेश किया गया जिसमें दिखाया गया कि आर्यवीर की संस्था को एक विदेशी एजेंसी ने धन भेजा था। उसी शाम दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पूछा, क्या तुम खुद को देशद्रोही मानते हो? आर्यवीर मुस्कुराकर बोला, जिस देश के लिए सांस लेना भी सपने जैसा हो, उसके खिलाफ मैं सोच भी नहीं सकता। पर जिस सिस्टम में सत्य असहज है, वहां असहमति ही अपराध बन जाती है। आर्यवीर की गिरफ्तारी के अगले दिन ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पटना, आरा, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु तक छात्रों ने मार्च निकाला। सोशल मीडिया पर सत्यवीर और फ्री आर्यवीर ट्रेंड करने लगा। भारत निर्माण मंच के युवाओं ने सत्य सत्य है नाम से डिजिटल सत्याग्रह शुरू किया। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा। जज अनामिका श्रीवास्तव, मात्र 30 वर्ष की, जो खुद बिहार से थी, उन्होंने कहा, सत्य को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। ये न्याय का नहीं, व्यवस्था की नीयत का मामला है, और इस न्यायालय में नीयत से बड़ा कोई कानून नहीं। 48 घंटे के भीतर आर्यवीर बरी हो गया। भीड़ ने उसे फूलों से लपेट लिया। रिहाई के बाद आरा में जनसभा में आर्यवीर ने माइक संभाला। मुझे देशद्रोही कहा गया, पर मैं जानता हूं, देश से प्रेम करना कभी अपराध नहीं होता। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब ये सिर्फ आंदोलन नहीं,
जन क्रांति है। किसी अंधेरे कमरे में दो वरिष्ठ राजनेता बातचीत कर रहे थे। ये लड़का तो जेल में भी हीरो बन गया। अब समय है अंतिम हमला करने का। हमें इसे राजनीति में घसीटना होगा, जहां या तो ये बिके या टूटे। अध्याय 3, राजनीति या प्रतीक्षा। जब आर्यवीर को प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव मिला। सत्ता वो खेल है जहां मोहरे नहीं, इरादे बिकते हैं। स्थान गुप्त केंद्र, नई दिल्ली। समय गिरफ्तारी से बरी होने के 15 दिन बाद। भारतीय नीति परिषद बीएनपी, एक अत्यंत गोपनीय संगठन जो पिछले 50 वर्षों से भारत की असली नीतियां तय करता है। सरकारें आती जाती है, लेकिन बीएनपी हमेशा सत्ता की छाया बना रहता है। यह संगठन मंत्रियों, उद्योगपतियों, सेनाध्यक्षों और वैज्ञानिकों के एक गुप्त समूह से बना है। और अब बीएनपी ने एक युवा का नाम सूची में डाला है, आर्यवीर तिवारी। बीएनपी का प्रमुख सम्राट कश्यप, एक रहस्यमयी और चालाक नीति विशारद, ने आर्यवीर को दिल्ली के गुप्त केंद्र में आमंत्रित किया। आर्यवीर, उन्होंने कहा, हम तुम्हारे आंदोलन को समझते हैं और अब हम चाहते हैं कि तुम ही भारत के अगला प्रधानमंत्री बनो। हम चुनाव, प्रचार और संसाधन सब संभाल लेंगे, बस तुम हां कह दो। कमरा सन्नाटे से भर गया। आर्यवीर उठ खड़ा हुआ। अगर मैं सत्ता में आया तो शर्त मेरी होगी। सम्राट कश्यप मुस्कराया। कहिए, आर्यवीर बोला। मैं केवल तभी राजनीति में कदम रखूंगा जब ये 5 बुनियादी परिवर्तन लागू हों। 1, शिक्षा मंत्रालय स्वतंत्र और गैर राजनीतिक होगा। 2, हर गांव को डिजिटल आत्मनिर्भर केंद्र में बदला जाएगा। 3, राजनीतिक नेताओं की न्यूनतम योग्यता तय होगी। 4, जनता को नीतियों पर सीधा मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा, जनमत सुविधा। 5, सत्ता में बैठे हर व्यक्ति की पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। कक्ष में सन्नाटा छा गया। सम्राट कश्यप ने गुस्से में कहा, तुम राजनीति को आदर्श शास्त्र समझ बैठे हो। आर्यवीर, ये सत्ता है, यहां आदर्श नहीं, समीकरण चलते हैं। आर्यवीर ने उत्तर दिया, तो फिर मैं समीकरण बदलने आया हूं। प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए मुझे वो कुर्सी चाहिए जिस पर हर युवा गर्व से बैठ सके। और वो बीएनपी के प्रस्ताव को ठुकराकर चला गया। उसके भाषण का वीडियो वायरल हो गया। जब सत्ता सामने झुकी और एक युवा ने मना कर दिया, देश भर में नया नारा बना, हमें आर्यवीर नहीं, आर्य समाज चाहिए, जो सोच से बदलता है, वोट से नहीं बिकता। सम्राट कश्यप अब तिलमिला उठा था। उसने बीएनपी के कोर सदस्यों से कहा, अब हम इसे मिटाएंगे। एक आखिरी हथियार है, प्रोजेक्ट संध्या, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल युद्ध। दूसरी ओर आर्यवीर नवमगढ़ के द्वितीय द्वार की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे मिलेगा भविष्य का मंत्र, जनसमूह की मानसिक शक्ति। अब पेश है आपकी किताब सम्राट आर्यवीर, बिहार की पुनर्जय यात्रा का 8वां अध्याय। एक ऐसा अध्याय जहां भारत के भविष्य पर डिजिटल आक्रमण होता है और आर्यवीर को तकनीक बनाम चेतना के युद्ध में उतरना पड़ता है। अगर आज तुम्हारा डाटा गुलाम है तो कल तुम्हारा देश भी होगा। स्थान दिल्ली, पटना, नवमगढ़। प्रधानमंत्री प्रस्ताव ठुकराने के 1 महीने बाद बीएनपी के मुख्यालय में सम्राट कश्यप ने अपना आखिरी और सबसे घातक कार्ड खेला। प्रोजेक्ट संध्या, एक डिजिटल ऑपरेशन जिसमें मीडिया चैनलों के एल्गोरिदम बदले जाते हैं, फेक न्यूज फैलाई जाती है, भारत निर्माण मंच की वेबसाइट हैक होती है, लाखों यूजर्स का डाटा चुराया जाता है। हर स्क्रीन पर एक ही प्रचार, आर्यवीर भारत का सबसे बड़ा धोखा। सोशल मीडिया से आर्यवीर के पुराने वीडियो हटाए गए। गूगल सर्च से उसका नाम तक गायब होने लगा। भारत निर्माण मंच का ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। मंच से जुड़े हजारों युवा डर और भ्रम में आ गए। लोगों ने पूछा, कहीं वो सचमुच धोखेबाज तो नहीं था? इस सब के बीच आर्यवीर नवमगढ़ के द्वितीय द्वार में प्रवेश कर चुका था, जहां वो मानव चेतना और तकनीक के मिलन पर ध्यान साध रहा था।
वहां उसे मिला एक दिव्य सूत्र। जब तक लोगों की यादें नियंत्रण में है, तब तक उनकी सोच भी गुलाम है। अगर तुम जनता की चेतना से जुड़ सको तो झूठ को हराया जा सकता है। नवमगढ़ की गुफा में आर्यवीर को मिला एक अद्भुत उपकरण, मनबंध प्रणाली। एक डिवाइस जो इंसानी भावना और विचारों को जोड़कर एक सामूहिक डिजिटल चेतना उत्पन्न कर सकती थी। इस तकनीक से लोगों के मन में छिपी सच्चाई फिर से जागी। झूठी खबरें अपने आप बेनकाब होने लगी। डिजिटल मेमोरी रेस्टोरेशन के जरिए सोशल मीडिया पर जनता की ही पुरानी बातें पुनः प्रकाशित हुई। प्रोजेक्ट संध्या का जवाब बना। प्रोजेक्ट उद्या आर्यवीर द्वारा संचालित एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां न कोई सर्वर केंद्र था, न कोई सरकार नियंत्रण में, बल्कि हर नागरिक एक ट्रूथ नोड बन चुका था। किसान अब लाइव वीडियो से अपना हक मांगने लगे। छात्र पुरानी फाइलों को डिजिटल रूप से पुनर्जीवित करके भ्रष्टाचार उजागर करने लगे। लाखों नागरिक एक सत्य मंत्र ऐप से जुड़ गए, जहां हर झूठी खबर का एआई विश्लेषण तुरंत होता। बीएनपी के मुख्य डाटा सेंटर में एक मैसेज उभरा, सिस्टम ब्रीच, जनता ने सच को पुनः पा लिया है। सम्राट कश्यप पहली बार थरथराया। उसने कहा, यह लड़का अब नेता नहीं रहा, यह तो एक विचार बन चुका है और विचारों को मिटाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर आर्यवीर हाथ में दीप जलाकर बोल रहा था, अब अगला युद्ध होगा भूख, शिक्षा और स्वास्थ्य के खिलाफ। अगला अध्याय जन कल्याण की क्रांति। जब हर नागरिक बना शासन का भागीदार, जब शासन जनता से जुड़ जाए, तभी असली लोकतंत्र जन्म लेता है। स्थान पूरे भारत में 500 प्लस जिलों में। प्रोजेक्ट उद्या की विजय के बाद, प्रोजेक्ट उद्या की सफलता के बाद भारत की जनता की आंखें खुल चुकी थी। अब वे नेताओं से नहीं, सिस्टम से सवाल पूछने लगे थे। लोग सिर्फ वोटर नहीं, निर्माता बनना चाहते थे। उसी समय आर्यवीर ने घोषणा की, अब समय है लोकतंत्र 2.0 का, जहां सरकार नहीं, जन व्यवस्था होगी। आर्यवीर ने विशेषज्ञों, किसानों, छात्रों, सैनिकों और शिक्षकों के साथ मिलकर एक नया डिजिटल दस्तावेज तैयार किया। नव संविधान जो 5 स्तंभों पर आधारित था। 1. जन निर्णय प्रणाली, पीपल्स रेफरेंडम ऐप। 2. शिक्षा स्वराज, हर जिले की अपनी पाठ्यक्रम प्रणाली। 3. आरोग्य पंचायत स्वास्थ्य का सामूहिक नियंत्रण। 4. रोजगार सहकार, हर गांव में माइक्रो स्टार्टअप मिशन। 5. न्यायवाणी, एआई आधारित पारदर्शी और फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम। देश भर की जनता ने मांग की, आर्यवीर को प्रधानमंत्री नहीं, सम्राट घोषित किया जाए। मगर आर्यवीर ने यह नाम सिर्फ एक शर्त पर स्वीकारा, सम्राट वही होगा जिसकी सत्ता जनता में घुली हो और जिसकी शक्ति उसकी सेवा हो। मैं पहला और आखिरी जनता का सम्राट बनना चाहूंगा। इसलिए बना जन सम्राट प्रणाली, जिसमें हर जिले का प्रतिनिधि ऑनलाइन वोटिंग से तय होता, हर नीति पर जनमत लिया जाता, निर्णय का अंतिम अधिकार नागरिकों के पास होता। बिहार, जो कभी सिर्फ आईएएस फैक्ट्री कहा जाता था, अब बना भारत विश्व केंद्र, ज्ञान, नीति, तकनीक और परंपरा का संगम। नवमगढ़ अब एक जीवंत टेक सिटी बन चुकी थी, जहां चाणक्य की नीतियां और एआई एक साथ सिखाए जाते थे। आर्यवीर ने एक आखिरी घोषणा की, मैं अब कोई पद नहीं रखूंगा, मैं एक नागरिक की तरह जीना चाहता हूं। और अगर कभी जनता भटके तो मेरी चेतना नवमगढ़ के द्वार से फिर जाग उठेगी। गंगा किनारे एक साधारण कुटिया में आर्यवीर मां के पास बैठा था। मां ने पूछा, बेटा अब क्या करेगा? वो मुस्कराया, अब दूसरों को उनके आर्यवीर बनने की राह दिखाऊंगा। फिर आर्यवीर ने चुपचाप ब्रह्मगाथा पुस्तक अग्नि को समर्पित कर दी। अब जब आर्यवीर ने सत्ता छोड़कर जनता को सत्ता सौंपी है, कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है, एक आध्यात्मिक, गूढ़ और वैचारिक युद्ध की ओर।
क्योंकि जब राजनीति हार जाती है तो संस्कृति पर आक्रमण शुरू होता है। अध्याय 10 सभ्यता का संकट। जब इतिहास को मिटाने की साजिश शुरू हुई, सत्ता हारती है तो संस्कृति पर वार करती है। स्थान नालंदा, नवमगध, गुप्त अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। जनसम्राट प्रणाली लागू होने के 1 वर्ष बाद देश शांत हो गया था। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति आ चुकी थी। आर्यवीर साधु का जीवन जी रहा था। पर तभी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को ये भारत का पुनर्जागरण सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक छिपी हुई योजना शुरू की, प्रोजेक्ट जीरो मेमोरी, भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मिटाने की वैश्विक डिजिटल साजिश। एक रात नालंदा विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी हैक कर दी गई। तक्षशिला से जुड़े एआई भाषा अनुवादक डेटा गायब कर दिए गए। भारतीय वैदिक ग्रंथों को फेक मिथ टैग देकर इंटरनेट से हटा दिया गया। यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया पर ब्रह्म विद्या सुपरस्टिशन, एंशिएंट इंडिया मिथ ऐसे एल्गोरिदम चलने लगे। हर स्कूल में वे पाठ्यक्रम भेजे गए जिनमें लिखा था रामायण कल्पना, चाणक्य कठोर और क्रूर, योग शरीर व्यायाम मात्र, संस्कृत मृत भाषा। देश के युवाओं को उनके मूल से तोड़ा जा रहा था। जब आर्यवीर को यह सब पता चला, वो चुप नहीं रहा। उसने फिर से नवमगध में गुरुकुल 5.0 की स्थापना की, जहां तकनीक और अध्यात्म साथ सिखाए जाते थे। और आरंभ हुआ ब्रह्मगाथा मिशन, एक ओपन सोर्स संस्कृति प्लेटफॉर्म जहां हर भाषा में प्राचीन भारत के शास्त्रों का अनुवाद, एआई से जनरेटेड रामायण, गीता, वेद की संवादात्मक कहानियां, विश्वभर के छात्रों को भारतीय दर्शन का डिजिटल प्रवेश। अमेरिका, जापान, रूस, अफ्रीका के छात्र ब्रह्मगाथा से जुड़ने लगे। योग सिर्फ फिटनेस नहीं, अब चेतना विज्ञान बना। संस्कृत अब मरे नहीं, क्वांटम लैंग्वेज टेक की आधार भाषा बन गई। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक विदेशी छात्र ने पूछा, आर्यवीर सर, आप इतने खतरों के बावजूद संस्कृति क्यों बचाते हैं? आर्यवीर मुस्कराया, क्योंकि यदि मैं हार गया तो मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगी, और अगर मैं जीत गया तो हर भारतीय फिर से स्वयं को विश्वगुरु कह सकेगा, गर्व से, बिना झुके।